हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज सानिध्य और मैं हूं आपका इकोनॉमिक्स फैकल्टी फॉर क्लास 12। हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है और उसके साथ साथ बैलेंस ऑन ट्रेड क्या होता है, ये भी समझा हमने। बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑन ट्रेड काफ़ी तरह से हमारे अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करता है कि हमारे जो इंडियन रेसिडेंट्स हैं और जो फॉरेन है, फॉरेनर्स और रेसिडेंट्स के बीच में कैसे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं और कितने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, इसको समझने के लिए भी ये अकाउंटिंग स्टेटमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट जो कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। सर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस क्या? जैसे कि विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स और कैपिटल ट्रांसफर्स, ये कुछ हमारे क्या होते हैं बेटा, बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट होते हैं, जहां पे हम समझते हैं कि हम कितने सारे ट्रांसफर्स कर रहे हैं। कुछ एक्सपोर्ट्स होते हैं, कुछ इंपोर्ट्स होते हैं, कुछ सर्विसेज हम लेते हैं, कुछ सर्विसेज हम देते हैं। सारी चीज को समझना, और ये एक फिस्कल ईयर में रिकॉर्ड होता है। फिस्कल ईयर सर क्या होता है? फिस्कल ईयर इज बेसिकली हमारा 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 1 अप्रैल टू 31 मार्च के बीच में जो रिकॉर्ड होता है। इसीलिए ये एक समय पनी है, एक पीरियड के अंदर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं, इसलिए इसको फ्लो कंसेप्ट भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसको? फ्लो कंसेप्ट भी बोलते हैं। स्टॉक कंसेप्ट क्या होता है कि एक टाइम पर, किसी एक टाइम पर आप किसी चीज को रिकॉर्ड कर रहे हो, उसे स्टॉक कंसेप्ट कहते हैं और इसे एक फ्लो कंसेप्ट कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि आप एक पीरियड ऑफ टाइम में इसको मेजर करते हो। अब सर हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑन ट्रेड, ये सब चीज़ें क्या है, आपने पहले वाली क्लास में तो बता दिया था, लेकिन इसका स्टेटमेंट बनता कैसे है, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कंपोनेंट्स क्या हैं इसके, ज़रा इसके बारे में बताओगे? बिल्कुल बताएंगे, और इवन बनाकर बताएंगे, बनाकर बताएंगे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल क्रॉसेस एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर इमेजिनेशन। मतलब आपने जैसा सोचा होगा वैसे ही आपको मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल तब बढ़ जाता है जब अपन उसके अकाउंट को बनाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को समझें और फिर उसके बाद चलो चालू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए आप KG 1 to 12 तक की सारी वीडियोस मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल और मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आइएगा, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम और चालू करते हैं हमारी इस क्लास को। आइएगा, चलिए हम आते हैं सबसे पहले इस पार्ट पे जहां पे हमें पता चलता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट नाम की चीज क्या होती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है हमारा, वो एक तरह का स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट है? अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, ये बेटा एक डबल एंट्री सिस्टम है, डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम है, इसलिए इसको डेबिट और क्रेडिट दो साइड से बनाया जाता है। इसको डेबिट और क्रेडिट दो चीज़ों से बनाया जाता है, दो साइड्स होती हैं इसकी, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट दो साइड होती हैं इसकी। डेबिट साइड क्या बोलता है, ज़रा वो भी बताते हैं। डेबिट इज बेसिकली नेगेटिव साइड जो कि आउटफ्लो ऑफ मनी बताता है, आउटफ्लो बताता है कि आउटफ्लो कैसा है, पैसा कितना बाहर जा रहा है। और एक बताता है आपका उसके साथ साथ क्रेडिट साइड जो कि बोलता है भाई, क्रेडिट साइड इज द इनफ्लो ऑफ मनी। क्या बताता है बेटा? इनफ्लो बताता है कि कितना पैसा आपके इकोनॉमी में आ रहा है, कितना पैसा आपकी इकोनॉमी में आ रहा है और कितना पैसा आपकी इकोनॉमी से जा रहा है। ये इनफ्लो और आउटफ्लो बताता है। ठीक है, अब इसको समझेंगे अपन, इनफ्लो और आउटफ्लो को भी। डोंट नीड टू वरी, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, आएगा। सबसे पहले अपन ट्रांजेक्शन अपन इसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं, जिससे अपन बोलते हैं सर इंपोर्ट्स होते हैं ना कुछ, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स। सर कुछ सामान हम बाहर से मंगवाते हैं, हाँ ना, मंगवाते हैं ना, बिल्कुल मंगवाते हैं। बाहर से हम कुछ सामान मंगवाते हैं, उसे इंपोर्ट्स कहा जाता है। अब बेटा मैं अगर इंडिया में बैठा हूं और यूएसए से मैं कोई सामान मंगवाऊं तो मुझे पैसा देना पड़ेगा कि नहीं? मुझे पैसे देने पड़ेंगे, है ना। मुझे अपनी करेंसी को ट्रांसफर करवा के उनकी करेंसी में मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी। लाइक मैं यहाँ से कुछ इंडियन रुपीस दूंगा और उसको गवर्नमेंट जो है डॉलर्स में, या मतलब अगर यूएस में डील कर रहे हो तो यूएस डॉलर्स में उसको कन्वर्ट करके और पेमेंट करेगी बाहर जाके, हाँ या ना। तो हमारे पास क्या होता है बेटा? आउटफ्लो हो रहा है। आउटफ्लो मतलब पैसा बाहर जा रहा है दूसरे देशों के अंदर। और क्रेडिट के अंदर क्या होता है? क्रेडिट साइड में एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट। सर एक्सपोर्ट्स में क्या होता है? एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स,
सर एक्सपोर्ट्स में क्या होता है? एक्सपोर्ट में बेटा हम खुद जो है सामान बाहर भेजते हैं, और हमारे सामान बाहर भेजने से फायदा ये होता है कि हम जब सामान बाहर भेजते हैं तो सामने या बाहर वाले लोग हमें जो है पेमेंट करते हैं। अब सर ये इनफ्लो आउटफ्लो किन के बीच में हो रहा है? रेसिडेंट्स एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सर व्हाट आर रेसिडेंट्स? रेसिडेंट्स आर दोज पीपल जो कि इंडिविजुअल्स इस देश के हों, मतलब किसी भी देश की बात करें, रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री मतलब किसी कंट्री के रहवासी जिनके पास उधर का आधार कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स हो, पासपोर्ट हो, वैसे टाइप के लोग, मतलब जिसके पास परमानेंट रेसिडेंटशिप हो, सिटीजन हो वहां के, वैसी बात करी जा रही। ठीक है, अब रेसिडेंट कौन होता है सर? रेसिडेंट में किन किन को काउंट कर सकते हैं? इंडिविजुअल्स जो कि इस देश के हों, जैसे कि मैं और आप, जो लोग भी इंडियंस हैं, वो लोग जिनके पास आधार कार्ड होगा, जिनके पास राशन कार्ड होगा, जिनके पास पासपोर्ट होगा, वोटर आईडी होगा, वो सिटीजन्स कहलाते हैं, वो रेसिडेंट्स कहलाएंगे इस देश के। सर इसके अलावा और कोई नहीं होगा? होते हैं गवर्नमेंट एजेंसीज। गवर्नमेंट एजेंसीज जो काम कर रही हैं वो भी रेसिडेंट होती हैं इंडिया की या इस कंट्री की, तो है ना। बाकी गवर्नमेंट एजेंसीज दूसरे कंट्री की, उस कंट्री की रेसिडेंट होगी, हमारे कंट्री की नहीं। फिर आता है एक और बात जो कि कहलाता है फर्म्स। बेटा जो फर्म्स रजिस्टर्ड है इंडिया के अंदर वो भी रेजिडेंट है, वो भी रेसिडेंट के अंदर कंक्लूड होते हैं। सर उसके अलावा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कौन कौन से आते हैं? जो भी कौन रेसिडेंट नहीं है उनके बारे में बात कर रहे हैं। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब बाहर के लोग हो गए, बाहर के लोग हो गए। बट सर नॉन रेसिडेंट्स क्या होंगे? होता है ना कई बार कि फॉरेन मिलिट्री भी देश के अंदर आ रही है, देश के अंदर है लेकिन वो हम उनको रेसिडेंट कंसिडर नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे लोग हो सकते हैं बेटा फॉरेन मिलिट्री जो कि ट्रेनिंग के लिए आती है। कई बार फॉरेन मिलिट्रीज ट्रेनिंग के लिए एक दूसरे के कंट्रीज में जाती हैं और काफ़ी अच्छा कैंप वगैरह बनता है ना। आपने कई बार वीडियोस भी देखे होंगे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे और बाकी सारी जगहों पे। दो अलग अलग कंट्रीज़ की जो आर्मी है और जो उनकी जो फोर्सेस हैं वो मिलकर साथ में ट्रेनिंग कैंप में रहते हैं और वो ट्रेन करते हैं एक दूसरे के साथ। तो वो लोग इधर के रेसिडेंट नहीं है तो उनको इंक्लूड नहीं करेंगे। बट टूरिस्ट, जो टूरिस्ट हमारे यहाँ पे आ रहे हैं वो हमारे रेसिडेंट नहीं है तो हम उनको भी कैलकुलेटर नहीं करेंगे। समझ आया? ऐसे कुछ लोगों को हम यहाँ पे रेसिडेंट नहीं मानते, भले इंडिया में हो तो भी। ठीक है, समझ आया? अच्छा, इसको ना हम लोग एक चीज़ और कहते हैं, ये होता है बेटा, ये होते हैं हमारे बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड। सर ये बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? बैलेंस ऑफ ट्रेड बेटा पिछली क्लास में मैंने बताया था। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब है कि एक्सपोर्ट्स कितने कर रहे हो और इंपोर्ट्स कितने कर रहे हो, उन दोनों के बीच का डिफरेंस इज द बैलेंस ऑफ ट्रेड। कि कितना हमने बाहर भेजा, कितने एक्सपोर्ट्स किए और कितने सामान हमने मंगाए, उन दोनों के बीच की वैल्यू का डिफरेंस, उसे बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाता है। कि मान लीजिए 100 रुपए के हमने एक्सपोर्ट्स किए और 80 रुपए के हमने इंपोर्ट किए, तो मतलब हम बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम क्या बोल रहे हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड में बोल सकते हैं कि भैया हमारा जो है हम सरप्लस में है ना। कि हमने मंगाया कम पर खर्चा, मतलब भेजा ज़्यादा, पैसा ज़्यादा कमाया और जो खर्चा है वो कम किया। ठीक है, तो उससे हम सरप्लस बोल सकते हैं। सर ये कैसे आइटम्स होते हैं? सर ये विजिबल आइटम्स होते हैं। विजिबल आइटम्स पढ़ते हैं ना अपन, मैंने बोला था आपको विजिबल आइटम्स जो हैं वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट होते हैं। देखो है, अब सर आप जो बोल रहे थे वो बता दो ना। सरप्लस कुछ बोल रहे थे, सरप्लस ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब जहां पे एडिशनल हो, जहां पे एक्सपोर्ट्स ज्यादा हो इंपोर्ट्स से, मतलब पैसा ज्यादा आ रहा है, इनफ्लो ज्यादा है। कैसा हो सकता है सर? एक्सपोर्ट में लिख देता हूं हमारे हैं, एक्सपोर्ट है हमारे 100 और इंपोर्ट है हमारे 80। क्या बोलेंगे? 20 रुपए ज्यादा है, सरप्लस में है। ठीक है सर, पर लेकिन और चीजें भी तो बताओ हमें और इसके अलावा और कुछ नहीं होता क्या? बैलेंस भी होता है। बैलेंस ऑफ बीओटी, बैलेंस ऑफ बीओटी भी होता है। एक्सपोर्ट कितना है इसका? एक्सपोर्ट है अपना मान लीजिए 100 और इंपोर्ट भी कितना है इसका? 100। ये लो 0, बैलेंस हो गया, हाँ या ना? बैलेंस हो गया। अब बेटा तीसरे लिखने की जगह तो है नहीं तो मैं इधर लिख देता हूं। ठीक है, तीसरे लिखने की जगह मुझे मिल नहीं रही है तो मैं इधर लिख देता हूं। ये सरप्लस हो गया, ये इसका वो हो गया, आपका बैलेंस हो गया। मैं लिख देता हूं डेफिसिट, डेफिसिट ऑफ बीओटी। डेफिसिट में क्या होगा बेटा? एक्सपोर्ट्स होंगे आपके मान लीजिए 80 और इंपोर्ट्स हो गए आपके 100। तो आपने कितना किया बेटा? आपने 20 रुपए ज्यादा खर्चा कर दिए, 20 रुपए आपने ज्यादा खर्चा कर दिए।
आपने ज्यादा खर्चा कर दिया, ठीक है, समझ आया। इंपोर्ट्स आपके 100 है, एक्सपोर्ट्स आपके कम है, तो आपने ज्यादा खर्चा कर दिया, समझ आया। इसे भी यहां पे कहा जाता है, इन्हें विजिबल आइटम्स कहा जाता है, ठीक है, इन्हें विजिबल आइटम्स कहा जाता है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। क्लियर, चलेगा। अब इधर इधर भी मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं कोई पॉइंट्स। ये देखो, ये सरप्लस, ये बैलेंस और ये आपका डेफिसिट, ठीक है, समझ आया। चलो जी, अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं अपन, आएगा बेटा नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो हमारा कहता है कि सर इसके अलावा कुछ नहीं होता क्या? बेटा होता है ना, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, सर सर्विसेज भी इंपोर्ट करी जाती हैं? हाँ बिल्कुल करी जाती है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज। सर सर्विसेज भी इंपोर्ट कर रहे हो, सर कैसे? सर्विसेज कैसे इंपोर्ट कर रहे हैं? हो सकता है ना कि कोई यूएस में कोई डॉक्टर है या कोई डाइटिशियन है, मुझे अपनी डाइट बहुत अच्छी बनानी थी और मुझे वर्ल्ड के सबसे बेस्ट डाइटिशियन से कंसल्ट करवाना था। तो यूएस के बहुत फेमस एक कोई डाइटिशियन है, मतलब डॉक्टर पाल मान लीजिए, डॉक्टर पाल बहुत बढ़िया डाइटिशियन है। मैंने उनको बोला डॉक्टर पाल आप मेरी प्लीज़ हेल्प करिए कि मैं जो है अपनी डाइट को अच्छा कर लूँ, हाँ या ना। तो उन्होंने मुझे डाइट प्लान दिया और मुझसे ना एक फीस मांगी, तो मैंने उनको फीस दिया। मैंने उनको फीस दिया तो फीस देके क्या हुआ बेटा, मैंने सर्विसेज को इंपोर्ट करवाया, है ना। मैंने सर्विसेज को इंपोर्ट करवाया, मतलब उनसे सर्विसेज ली और बदले में उनको पैसा दिया, है ना। मैंने उनसे कोई वस्तु नहीं मंगवाई, कोई मैंने ऑब्जेक्ट या गुड नहीं मंगवाया, बट मैंने कुछ राय ली, कुछ कंसल्टेंसी ली। ऐसे बैंकिंग, इंश्योरेंस सेक्टर से आप काफ़ी सारी बाहर से भी सर्विसेज लेते हो, दैट इज पॉसिबल, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से क्या देखा जाता है बेटा, ये होते हैं हमारे इनविजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, ठीक है। इनविजिबल आइटम्स जो है बेटा हमारे बताता है कि इनको हम भले ही छू ना सके, लेकिन ये काफी बड़ा इंपैक्ट रखते हैं हमारे काम करने के तरीके पर, काफी बड़ा इंपैक्ट रखते हैं हमारे काम करने के तरीके पर, ठीक है। फिर आता है सर, उसके बाद आता है हमारे यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स टू अब्रॉड। फिर आता है हमारे यूनिलैटरल, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स टू अब्रॉड, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स टू अब्रॉड। सर ये यूनिलैटरल ट्रांसफर्स टू अब्रॉड क्या होते हैं? ये ऐसे हैं जो कि वन साइडेड है। क्या है ये? वन साइडेड है। और यहां पे क्या होगा? यूनिलैटरल ट्रांसफर्स फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम अब्रॉड, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स फ्रॉम अब्रॉड। देखो मान लीजिए कोई आपके यहां पर कोई आपके मान लीजिए कोई आपके यहां पे कोई प्रेसिडेंट आया या फिर कोई फॉरेन की कोई बड़ी मिनिस्ट्री के कोई लोग आए और यहां पे हमने उनको वेलकम करने के लिए कुछ गिफ्ट दिया, तो हमने क्या किया, उनको कुछ गिफ्ट भिजवा दिया, है ना। तो मतलब हमने आउटफ्लो कर दिया ना, पैसा तो खर्च किया ना, उनको कुछ गिफ्ट दिया। और यहाँ पे बेटा क्रेडिट साइड पे क्या होगा, मतलब आपका इनफ्लो ऑफ मनी, हम गए थे, मतलब हमारे प्रधानमंत्री गए थे और उनको कुछ गिफ्ट मिला, तो बेटा यूनिलैटरल ट्रांसफर हो गया। समझ आया? इसे कहा जाता है यूनिलैटरल, मतलब वन साइडेड होता है। ये कैसा होता है बेटा? वन साइडेड यूनिलैटरल ट्रांसफर। इसको भी आप जो है मार्क करके रखिएगा, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स को भी हमने जो है यहाँ पे कंक्लूड किया है। हमने देखो विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, ये भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। क्लियर? अब आते हैं हमारे पास एक और बेटा, एक और आता है जिसे कहा जाता है इनकम, इनकम पेड। इनकम पेड मतलब इनकम, इनकम लाइक नहीं, इनकम लाइक रेंट एंड इंटरेस्ट पेड टू अब्रॉड। कि हमने
दूसरों की इनकम करवाई कुछ रेंट या पे करके, रेंट या इंटरेस्ट पे करके हमने दूसरों की इनकम करवा दी, उसे क्या बोला जाएगा बेटा, उन्हें भी हम यहां पे कंक्लूड करते हैं, उन्हें भी हम यहां पर कंक्लूड करते हैं। इसमें इस वर्ड पे ध्यान देना, पेड, ठीक है, इस वर्ड पे ध्यान देना, पेड, ठीक है। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट। सर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है सर इनकम, इनकम लाइक रेंट एंड इंटरेस्ट। इधर बस एक चीज चेंज हो जाएगी, रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम अब्रॉड, इनकम एंड इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है बेटा, ये जरा देखो, ये आपके पास पूरा एक अच्छा खासा आपके पास एक सेगमेंट है, एक अच्छा खासा आपके पास सेगमेंट है, समझ आया? एक अच्छा खासा आपका सेगमेंट है जो ये शो करता है कि ये बेटा क्या है आपका, ये है एक तरह का आपका करंट अकाउंट। क्या है ये बेटा? आपका करंट अकाउंट। इसे बोला जाता है कि आपका क्या है बेटा, ये करंट अकाउंट। यहां तक जितनी भी चीजें आपने देखी है, जितनी भी चीजें आप देख रहे हो, इट इज नोन एज करंट अकाउंट, इट इज नोन एज करंट अकाउंट। इसे कहा जाता है करंट अकाउंट, करंट अकाउंट, इसे कहा जाता है करंट अकाउंट। बेटा ये करंट अकाउंट है। करंट अकाउंट का भी बेटा सरप्लस बैलेंस होता है, बैलेंस होता है, सरप्लस बैलेंस होता है, इसका भी आपका बैलेंस होता है और इसका भी आपका डेफिसिट भी होता है। ठीक है, इसका भी डेफिसिट भी होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका सरप्लस क्या होगा बेटा, जैसे कि CAS मतलब क्या होता है, सरप्लस होता है ना, कि इनफ्लो ज्यादा था आउटफ्लो से। इसका टोटल है मान लीजिए 1000 और इसका टोटल है 800, तो 200 रुपए का सरप्लस हो गया। ठीक है, फिर होता है आपका एक बैलेंस, बैलेंस CAB, बैलेंस, करंट अकाउंट बैलेंस, करंट अकाउंट बैलेंस्ड, करंट अकाउंट बैलेंस्ड मतलब ये इक्वल ट्रांजैक्शन है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, जितना इनफ्लो है उतना ही आउटफ्लो है। ठीक है, और इसके साथ साथ हमने एक और चीज देखनी होती है, CAD, कैड, कैड मतलब कैनेडियन डॉलर नहीं है बेटा। ठीक है, ये होता है डेफिसिट मतलब कमी, कमी को दिखाना। किस चीज को दिखाना बेटा? किसी तरह की कमी को दिखाना। ये बताता है हमारा करंट अकाउंट। क्या बताता है बेटा? ये हमारा करंट अकाउंट बताता है। इसमें कोई भी दिक्कत या कोई परेशानी हो तो भैया आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता सकते हैं, और इसका चाहे तो बेटा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, समझ आया? चले आगे, हाँ या ना? ये करंट अकाउंट तक की बात थी। ठीक है, ये कहां तक की बात थी बेटा? करंट अकाउंट तक की बात थी। अब यहां पे आ जाते हैं हमारे पास दो सबसे इंपॉर्टेंट बात। अब आता है हमारा यहां पे कैपिटल अकाउंट। इधर जो नीचे आएगा बेटा कैपिटल अकाउंट में, अपन ने पढ़ा था ना, विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, यूनिलेटरल, एक और चीज होती है कैपिटल। कैपिटल का मतलब है बेटा, अपन यहां पे बात करने वाले हैं कि हम यहां पे लेंडिंग कर रहे हैं, लेंडिंग टू अब्रॉड, कि भैया पैसा ज्यादा आ गया तो लेंड कर देंगे और कमी रह गई तो बोरोइंग्स कर लेंगे। क्या कर लेंगे? बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम अब्रॉड। अब सर ये बोरोइंग्स और ये क्यों हो रही है, लेंडिंग क्यों हो रही है? बेटा क्या होता है जरा ध्यान देना, हम कई बार दूसरे देशों को हम लोग जो है पैसा भी देते हैं एज ऑफ लेंडिंग सॉर्ट पे, लोन की तरह, और दूसरे देशों से या फिर बाहर से पैसा मंगवाते भी हैं। जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया या वर्ल्ड बैंक हो गया, इनसे भी पैसा वगैरह मंगवाते हैं, है ना, और या फिर दूसरे देशों से भी हेल्प मिलती है। तो ऐसा भी चीज़ काफ़ी बार देखी जाती है, हाँ या ना? तो लेंडिंग हो या आपकी बोरोइंग हो, ये भी आपकी काफ़ी नोटिस करी जाती है। ठीक है, लेंडिंग हो या आपकी जो भी हो, बोरोइंग्स हो, ये भी नोटिस करी जाती है। फिर आता है अपने पास इन्वेस्टमेंट, 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 इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड,
मतलब हमारी इंडियन कंपनीज बाहर पैसा लगा रही हैं और इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम अब्रॉड, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड। अब बेटा यहां देखना, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स भी अपने दो तरह की होती है, एक होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब है जो इंडियन कंपनीज बाहर जाकर कंपनीज खोले, जैसे कि एयरटेल ने अभी क्या किया, मैं आपको दूसरी स्लाइड पे लेके जाता हूं, मैं समझाता हूं। एयरटेल ने, ये एफडीआई और एफआईआई में डिफरेंस क्या है जरा देखना, एफडीआई और एफआईआई में डिफरेंस क्या है जरा देखिएगा। एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और इसका होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब बेटा एफडीआई और एफआईआई में डिफरेंस ये करते हैं फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट मतलब क्या, जैसे कि कुछ कंस्ट्रक्शन करना, जैसे कि क्या कंस्ट्रक्शन में हो सकता है ना कि बिल्डिंग बनाई है ना, रोड्स ठीक कर दिया अपने आसपास, जैसे कि होता है ना गूगल का ऑफिस बनाओगे तो अच्छा ही बनाओगे ना, गूगल बाहर से पैसा लाएगा या फिर बाहर से जाओगे तो इंडिया से भी ना लोग बाहर, इंडिया के बाहर भी लोग क्या करते हैं बेटा, बाहर जो है जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे एयरटेल ने क्या किया, एयरटेल ने अफ्रीकन कंट्रीज में, अफ्रीका के अंदर जाके अपना प्लांट खोला और 400 मिलियन सब्सक्राइबर्स को इसका कस्टमर बेस है, 400 मिलियन इसका सब्सक्राइबर कस्टमर बेस है, 400 मिलियन इसके कस्टमर्स हैं। किसके अंदर, टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर। टेलीकॉम क्या होता है सर, जो सिम नेटवर्क वगैरह प्रोवाइड करती हैं, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के अंदर इन्होंने 400 मिलियन जो है इनका कस्टमर बेस है बेटा, 400 मिलियन कस्टमर बेस है इनका, बहुत बड़ी बात है। तो अफ्रीका के अंदर भी डील करते हैं, जबकि है इंडियन बेस्ड कंपनी। आपने एक और का नाम सुना होगा, पीवीआर सिनेमास, पीवीआर बेटा, पीवीआर ने श्रीलंका में अपना खुद का अपना सिनेमा हॉल खोला, प्रॉपर्टी खरीदी और उसमें सिनेमा हॉल खोला। तो मतलब क्या है, फॉरेन की कंट्री में जाकर इन्होंने क्या किया, इन्वेस्ट किया है ना, अपना सिनेमा खोला। फिर दूसरी बात, एक और चीज, जैसे आपने एक और बताता हूं, सिप्ला हो गई, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला जैसे, सन फार्मा ले लो, चलो सन फार्मा इज वन ऑफ द मोस्ट India's prestigious Sun Pharma, India's one of the most prestigious आपके कंपनीज इन ड्रग्स बनाते हैं बेटे। ड्रग्स सर वो वाला ड्रग नहीं, वो जो आप सोच रहे हो बेटा, दवाइयाँ। ये पुराने नाम से रेनबैक्सी से भी जाना जाता था, पहले रेनबैक्सी के नाम से थी, फिर इनको खरीद के किसी ने सन फार्मा नाम से नया इंट्रोड्यूस किया गया। ये रेनबैक्सी कंपनी से जाना जाता था बहुत टाइम पहले। रेनबैक्सी वॉज इंडियाज बेस्ट कंपनी इन फार्मास्यूटिकल, लेकिन वो फिर बंद हो गई, बहुत सारी चीज़ें उसके साथ, वो सब अलग ही स्टोरी अपनी, ठीक है। सन फार्मा जैसी कंपनीज ने भी अपने आप को लिस्ट करवाया बाहर की जगहों पर, और बहुत सारे कंट्रीज में ये जो है अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती है और वहाँ पे बनाती भी है प्रोडक्ट, मतलब ड्रग्स वगैरह बनाते भी हैं। तो ये फिजिकली जाकर वहाँ पे कुछ बिल्डिंग खड़ी करते हैं, उधर की लोकेलिटी में लोगों को एम्प्लॉयमेंट वगैरह देते हैं, ये सब होता है हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और बेटा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट होती है ना, वो नॉट सो यूनिफॉर्म, अनयूनिफॉर्म होती है, या नॉट यूनिफॉर्म बोलूं, नॉट यूनिफॉर्म का मतलब है कि किसी सेक्टर में आप सिर्फ 26% हिस्सा ले सकते हो, किसी सेक्टर में आप सिर्फ 49% हिस्सा ले सकते हो। सर ये 49% हिस्सा मतलब क्या, किसी फॉरेन कंपनी को अगर यहां पर आकर काम करना है तो किसी इंडियन कंपनी के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। मिलकर कैसे काम करना पड़ेगा सर, मिलकर काम करना पड़ेगा मतलब इंडिया के अंदर किसी को कार मैन्युफैक्चर करना हो ना, जैसे कि इंडिया के अंदर बेटा कार वगैरह बनाने वाली कंपनी होती है ना, कार बनाने वाली कंपनी, तो जैसे मान लो अगर किसी को कार बनाना है ना, तो वो दो ही तरह से बना सकता है, या तो किसी इंडियन कंपनी के साथ क्या कर ले, इंडियन कंपनी के साथ कर ले जॉइंट वेंचर कर ले, या फिर किसी इंडियन कंपनी का होली ओन सब्सिडरी बन जाए,
होली ओन्ड सब्सिडरी, मतलब पेरेंट कंपनी क्या होगी, पेरेंट कंपनी होगी इंडियन कंपनी और उसके अंदर काम करेगी आपकी फॉरेन कंपनी, मतलब पूरी तरह से इंडियन कंपनी उसको खरीद चुकी है और फिर उसके अंदर आप जाके काम कर सकते हो और अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। अब समझो इंडिया के अंदर खरीदा हुआ है, पूरे उसके अंदर नहीं। तभी आपको मैं एग्जांपल देता हूं कि बेटा जब भी किसी कंपनी को, फॉरेन की कंपनी को इंडिया के अंदर अपनी गाड़ियां बेचनी हो तो किसी इंडियन कंपनी का 100% सब्सिडरी बनना पड़ता है या किसी इंडियन कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करना पड़ता है। अब तुम्हें एक चीज समझ आएगी, अच्छा सर तभी तभी सर मारुति सुजुकी है जापान की और मारुति है इंडिया की। अच्छा सर क्या बात कर रहे हो, अब समझ आया ना, अब समझ आया सर कि इंडियन कंपनी के साथ उनको काम करना ही पड़ता है, मारुति और सुजुकी। एक और एग्जांपल दे दूं, एक और एग्जांपल दे दूं बेटा, हीरो, होंडा। होंडा कहाँ की है, बाहर की, और हीरो कहाँ की है बेटा, इंडिया की। मतलब मिलके ही काम कर सकते हैं, या तो 100% सब्सिडरी बन जाओ। जैसे कि एग्जांपल जानना चाहो तो टोयोटा ने आया, टोयोटा बाहर की कंपनी है, किर्लोस्कर मोटर्स के साथ। किर्लोस्कर मोटर्स इंडियन ब्रांड है जिसकी होली ओन सब्सिडरी बनकर ही ये काम कर सक पाई थी। ठीक है, कि किर्लोस्कर मोटर ने पूरा अक्वायर कर लिया था टोयोटा इंडिया को, इंडिया के अंदर, और तभी जाके टोयोटा अपनी गाड़ियां बेच पाता है। ये एक अंदाजा है, ये मैं समझा रहा हूं कि कैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट काम करता है। ठीक है, यहां पे कुछ लिमिट दे देते हो आप, या तो 26%, 49%, 50% या फिर 100%। सर व्हाट इज एफआईआई, एफआईआई तो बता दो, समझ आ गया। एफडीआई तो क्या सर आप जो बोल रहे हो 49% हो, 51% हो, 75% हो या 100% हो, ये पूरा पूरा आप बोल रहे हो कि सही बोल रहे हैं। ठीक है, अब एफआईआई क्या होता है सर, पहले इसकी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। ठीक है बेटा, चलिए चालू करते हैं। एफआईआईज क्या होते हैं? एफआईआईज मतलब होते हैं हमारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं जो कि फॉरेन कंट्रीज के बड़े बड़े इंडिविजुअल्स, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस और ऐसे लोग जो कि पैसा लगाते हैं आपके कैपिटल मार्केट में। जैसे कि एफआईआईज आर दोस पीपल, जैसे बड़े बड़े इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस, उसके साथ साथ आपके बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे लोग जो कि ओनली इन्वेस्ट मनी इन द कैपिटल मार्केट मतलब क्या सर? जैसे कि स्टॉक्स, शेयर मार्केट की बात हो गई, शेयर मार्केट की बात करो, है ना, शेयर्स में पैसा लगा दिया, म्यूचुअल फंड्स में लगा दिया, पेंशन फंड्स, ऐसे फंड्स में पैसा लगाते हैं। ये फिजिकली कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, फिजिकली कुछ भी बना नहीं रहे हैं किसी के देश के अंदर, पर ये लोग सिर्फ पैसा लगाते हैं दूसरे देशों के अंदर। सर पैसा क्यों लगाते हैं? इतना पैसा है कि इनके पास, हाँ है। अब सर ये सिर्फ पैसा ही क्यों लगा रहे हैं? इनको जब लगता है ना, एफआईआईज को लगता है कि कोई इकोनॉमी बूस्ट पे है, इकोनॉमी बूस्ट पे, तो ये जाकर उसमें पैसा पटक देते हैं। मतलब होता है ना, जैसे अपन इंडिया के अंदर क्या करते हैं कि किसी कंपनी का दिखता है ना कि यार कंपनी बढ़ने वाला है, उसका शेयर प्राइस बढ़ने वाला है, तो हम उसके अंदर पैसा लगा देते हैं कि हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये करते हैं, बूस्ट करते हैं इकोनॉमी। मतलब इकोनॉमी जिनकी बूस्टेड होती है, जैसे कि मैं यूएस में हूं और मुझे लग रहा है इंडिया का मार्केट यार बहुत अच्छा राइज करने वाला है, बूम करने वाला है, तो मैं पैसा लगा देता हूं, उसका बेनिफिट ले लूंगा। और जिस टाइम इनको लगा कि रिसेशन में जा रही है उनकी इकोनॉमी, मतलब कि इंडिया में रिसेशन आने वाला है, तो अपना पैसा निकाल लेते हैं और किसी और देश में लगा देते हैं। सर फायदा क्या होगा इससे?
कुछ तो हमारे यहाँ पे कुछ बिल्ड तो कर नहीं रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप तो हो ही नहीं रहा है। चलो ये बल्कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, थोड़ा सा बिल्डिंग बनाते हैं, आसपास की चीज़ें अच्छी कर देते हैं, लोगों को नौकरी प्रोवाइड कराते हैं, एम्प्लॉयमेंट देते हैं, एम्प्लॉयमेंट्स तक देते हैं, एम्प्लॉयमेंट देते हैं, नौकरियां देते हैं। ये तो नौकरी भी नहीं दे रहे यार, इनका काम कैसा और इतने स्ट्रांग कैसे हैं कि इनको पता होता है कि कोई किस जगह पे पैसा लगाना है, वो फायदेमंद होगा या नुकसानदायक होगा। तो बेटा इनकी स्ट्रांग स्पेक्युलेटिव टीम होती है, ऐसी टीम जो कि हेल्प करती है जानने में कि इस इकोनॉमी में पैसा लगाया जा सकता है और इस इकोनॉमी में पैसा मत लगाना, नुकसान हो जाएगा। इनको पता है किस जगह पे पैसा लगाएंगे तो फायदा होगा। और बेटा इनके पैसा इंजेक्ट करने से हमारी इकोनॉमी के अंदर, मतलब यूएस से कोई पैसा लगा रहा है हमारे कैपिटल मार्केट के अंदर, बेटा कैपिटल मार्केट क्यों बनाया जाता है? पैसे की कमी होती है बिजनेस के पास, उसको लेने के लिए। अब पैसा चाहे आप दो या पैसा आप बाहर से मंगाओ, बात तो अलग अलग है, फर्क है इसमें। घर का पैसा लगाओगे तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन बाहर का पैसा लगवा रहे हो तो और अच्छी बात है। हमें पैसे से ही पैसा बनाना है। कंपनी को पैसा क्यों चाहिए? क्योंकि वो और पैसा बना सके, और बाहर का पैसा मिलेगा तो हमें और अच्छी बात है ना, और अच्छा है। फॉरेन करेंसी आ रहा है हमारे देश के अंदर, फॉरेन करेंसी आने से हमारा काफ़ी बेनिफिट होता है, हमें फ्लो ऑफ फंड्स मिल जाते हैं, जिसकी वजह से हम बिजनेस को बूस्ट कर सकते हैं। बिजनेसमैन तक पैसा ही पहुंचाना होता है बस, बाकी काम तो खुद ही कर लेगा, ठीक है। तो ये पैसा बाहर के लोग भी मिला देते हैं। देखो हम तो लगा ही रहे हैं, हमारे साथ साथ बाहर के लोग भी लगा रहे हैं हमारे देश में, तो भैया हमारे लिए कितना फायदेमंद है। हमारे यहाँ पैसा सप्लाई होता जा रहा है और बिजनेस को पैसा देते रहो देते रहो देते रहो, तो कहीं ना कहीं तो कमाई लेगा ना यार, कमाई लेगा ना। तभी तो बड़ी बड़ी कंपनीज किसी बिजनेस, नए बिजनेस को खोलती है, कमा लेती है, क्योंकि उनके पास पैसा इतना है कि वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आसानी से चला पाती है कंपैरेटिवली कोई नया बिजनेस हो उससे, ठीक है। चलिए समझ आया बेटा। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मात्र पैसा लगाते हैं उनके कैपिटल मार्केट के अंदर किसी भी देश के, और ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जाकर किसी देश के अंदर सेटल होते हैं, अपना बिल्डिंग बनाते हैं, अपने साथ के मैन्युफैक्चरर्स प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं, इधर के देश के लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। सिर्फ एफडीआई और एफआईआई की ज़रूरत क्यों होती है इंडिया के अंदर? इसलिए क्योंकि हमारे खुद के फंड्स या रिसोर्सेज सफिशेंट नहीं होते, हमारे खुद के फंड्स या रिसोर्सेज सफिशेंट नहीं होते, इसलिए हमें एफआईआई या एफडीआई करवाना पड़ता है, ठीक है। समझ आया? अब आ जाइए, अब आ जाइएगा, मैं आपको लेके आता हूं वापस इसी चार्ट के ऊपर। अब जरा एक चीज देखिएगा, एफडीआई मैंने आपको बताया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये क्या हो गया? एफआईआई, एफआईआई हो गया, ठीक है। अब एक और आपका लास्ट पार्ट में लेके आता हूं, यहां पे आ जाता है एडिशन, एडिशन टू फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ये बस इधर आपका यहां कंक्लूड हो जाता है, ये कंक्लूड हो जाता है, ये कंक्लूड हो जाता है, इधर टोटल अमाउंट आ जाता है। इधर एडिशन है ना, इधर विड्रॉल कर दो इसको, बस विड्रॉल, विथड्रॉल, विथड्रॉल टू, विड्रॉल फ्रॉम विड्रॉल फ्रॉम फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेक्स रिजर्व, ठीक है। समझ आया बेटा? ये देखो दो चीज समझ ली आपने, दो चीज समझ ली। एफआईआई इधर लिख देता हूं, एफआईआई, ठीक है। समझ आया? ये आपका क्या है? ये देखो यहां पे मैंने आपका जो है टोटल आ जाएगा बेटा, यहां पे आपका टोटल आ जाएगा। अब देखो मैंने आपको क्या बताया, ये चीज जो ये हो गया अपना कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये आपका क्या है बेटा? ये आपका कैपिटल अकाउंट, ये करंट है, ये कैपिटल अकाउंट है। इन दोनों चीजों को याद रखना, ये करंट अकाउंट इस लाइन से ऊपर है और इसके नीचे हमारा कैपिटल अकाउंट है, ठीक है। करंट अकाउंट क्या है हमारा? ये करंट अकाउंट है हमारा, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है दैट इज योर करंट अकाउंट, ऊपर वाला हिस्सा, और नीचे वाला जो है वो हमारा क्या है? कैपिटल अकाउंट। अब इसमें याद करने वाली चीज क्या है बेटा? या तो लेंडिंग, लेंडिंग मतलब पैसा दे रहे हैं तो हमारे पास नहीं है, मतलब हमारे पास से जा रहा है, देखो क्या हो रहा है? आउटफ्लो ऑफ मनी हो रहा है, हाँ या ना? हाँ या ना? आउटफ्लो ऑफ मनी हो रहा है, हाँ या ना? तो लेंडिंग हो रही है, लेंडिंग बोल सकता हूं, लेंडिंग बोल सकता हूं मैं, यस और नो। यहाँ पे बोरोइंग्स हो रही हैं, मतलब यहाँ पे पैसा कम पड़ गया होगा ना,
कि मतलब मान लो इनफ्लो कम हुआ, आउटफ्लो ज्यादा हो गया, पैसा कम हो गया तो हमने बोरोइंग कर लिया, या फिर पैसा ज्यादा आ गया, इनफ्लो ज्यादा हो गया तो हमने लेंड कर दिया। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं अब्रॉड में, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं अब्रॉड में, अब्रॉड में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं कौन कौन से, एफडीआई और एफआईआई। ठीक है, और या तो एडिशन करोगे इकोनॉमी में, या तो एडिशन करोगे, क्या करोगे बेटा, एडिशन करोगे, या फिर आप जो है विड्रॉल करोगे। सिंपल सी बात है, या तो पैसा निकालोगे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से, या फिर पैसा जमाओगे। क्यों बेटा, फॉरेन रिजर्व से क्यों निकालने पड़ रहे हैं? मान लीजिए इन सब के बाद भी, इन सब के बाद भी आपके पास इनफ्लो ऑफ मनी कम हुआ, मान लीजिए कि आपके पास पूरा सब कुछ करने के बाद भी आपके पास दिक्कत ये हो गई कि आपके साथ प्रॉब्लम ये आने लगी कि भैया हमारे पास पैसा कम आया है, सब कुछ सारे ट्रांसफर हो गए, सब कुछ हो गया, उसके बाद भी आपके पास पैसा कम आया और आपके पास पैसा ज्यादा चले गया, तो आप क्या करोगे? अब देखो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं आपको, छोटा सा एग्जाम्पल देखना। ठीक है, अब देखो मैंने पूरा जो मेरे इनफ्लो था मनी का, इनफ्लो था मनी का और आउटफ्लो। ठीक है, इनफ्लो आउटफ्लो देखना। अब बेटा आउटफ्लो मतलब क्या, डॉलर्स पैसे जा रहे हैं, डॉलर, ये कैसा होता है, डॉलर में होगा या फॉरेन करेंसी में होगा, फॉरेन करेंसी में होगा, हाँ या ना, फॉरेन करेंसी में हो रहा है। अब बेटा हमारे यहाँ पे कोई पेमेंट करनी हो तो क्या होता है, मैं देता हूं कुछ रुपया, मैं कुछ देता हूं रुपया, मान लो जैसे 8,000 रुपए, 8,000 रुपए दूंगा, मैं 8,000 रुपए दूंगा। ठीक है, तब मुझे जाके कितना मिलेगा, अगर मैं इसको 80 से डिवाइड करूं अभी तो कितना आएगा, 80 से डिवाइड कर दो, लो 80 से डिवाइड कर दिया, कितना आया 1, मतलब ये हो गया मेरा, मुझे बदले में मिलेंगे $100। कितने मिलेंगे, $100। $100 इज इक्वल्स टू 8,000 रुपए, है ना। अब मुझे जब इनफ्लो करना है, मतलब मेरे पास डॉलर्स आ रहे हैं, और आउटफ्लो मतलब हमारे पास से डॉलर्स जा रहे हैं, मतलब मान लो मेरे पास डॉलर्स आए थे कितने, मान लीजिए $500 आए थे मेरे पास इनफ्लो में, पूरे साल में सिर्फ $500 आए हैं मेरे पास। ठीक है, लेकिन मेरे पास गए कितने हैं, गए हैं मेरे पास से $700। सर कैसी बात कर रहे हो, आए 500 हैं, गए 700 हैं, ज्यादा कैसे दे दिए? एग्जैक्टली ये 500 जो आए थे वो चले गए, मान लो ऐसा मान लिया अपन ने, जो बीच का जो डिफरेंस अमाउंट है ना $200, ये $200 जो डिफरेंस अमाउंट है, ये जो इसमें ऐड हुआ है बेटा, ये हमने कहां से निकलवाया पता है, आरबीआई के फॉरेन एक्सचेंज से, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इससे निकलवाया हमने, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से हमने पैसा निकलवाया कि लाओ हमें पैसा दो जिससे हम बाहर पेमेंट कर पाए। तो देखो हम क्या किया, विड्रॉल किया, देखो पैसा निकाला तो विड्रॉल, विड्रॉल कितने का हो गया बेटा अपना, $200 का, कितना हो गया $200 का। लेकिन यहां पे अगर सिनेरियो अगर मैं उल्टा कर दूं कि हमारे पास आए 700, हमारे पास आए 700 और गए 500, क्या हमारे 700 आए और 500 गए, तो बेटा बचे 200 ना, फिर 200 बचे, लेकिन हमारे पास बाहर से ज्यादा रुपए आ गए, ज्यादा डॉलर्स आ गए और गए कम, तो 200 रुपए सरप्लस हो गया, हाँ या ना। अब क्या करोगे, इस सरप्लस मनी को वापस ऐड कर दोगे तो आ जाएगा एडिशन, एडिशन टू क्या होगा, फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेक्स रिजर्व। और बेटा ये जो ट्रांजैक्शन है हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में नोट करते हैं, ना कि रिजर्व अकाउंट में, ये रिजर्व अकाउंट में नहीं आता है, ये हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर ही इसको मेंशन करते हैं। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज के ट्रांजैक्शंस को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर जाके रिकॉर्ड करते हैं, ना कि हम जाकर इसको रिजर्व अकाउंट में करते हैं, उसमें नहीं करते। ठीक है, समझ आया, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। अब इसके जरा सबके स्क्रीनशॉट ले लो इसके स्क्रीनशॉट्स ले लो, ये वाला ले लिया सबने, चलिए इसके बाद वाला चाहो तो इसका भी ले लो बेटा, लेना है तो इसका भी ले लो, फिर इसका ले लीजिए सब लोग। मैं लिख देता हूं यहां पे इन्वेस्टमेंट, ऊपर समझ आ जाएगा किसकी बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट्स की बात हो रही है ना, इन्वेस्टमेंट्स की बात हो रही है। ठीक है, फिर
ये बढ़िया सा सुंदर सा चार्ट, ये बढ़िया सा सुंदर सा चार्ट जो कि आपको बताएगा कि भैया यहां पे हमने कैसे कैसे जो है हमारे पास हमारा पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट काम कैसे करता है। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट काम कैसे करता है ये पूरा पूरा बता रहा है इसके अंदर। ठीक है, समझ आया। चलिए जी, अब चलते हैं आपके एक्चुअल बुकलेट के ऊपर। सबने ले लिया इसके अंदर स्क्रीनशॉट बेटा, अब आ जाइए आपके बुकलेट के ऊपर। अब आते हैं हम यहां पे जहां पे पढ़ने वाले इन सब चीजों को। अब हमारे लिए पढ़ना काफी आसान हो जाएगा बेटा, देखना जरा। आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर। आपने देखा करंट अकाउंट, करंट अकाउंट क्या है? करंट अकाउंट जो मैंने आपको बताया था कि इन डेबिट और क्रेडिट साइड में, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, इसमें ये ऊपर तक का करंट अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है ना, और ये नीचे वाला कैपिटल अकाउंट होता है। ठीक है, अभी बताया मैंने पूरा, है ना। आप चाहो तो एक बार फिर देख लो। ये देखो करंट अकाउंट ये रहा ऊपर वाली चीजें, और कैपिटल अकाउंट में देखो नीचे वाली चीज है। मैं साथ साथ दिखाते जाऊंगा। करंट अकाउंट में इनविजिबल आइटम, विजिबल आइटम और यूनिलैटरल ट्रांजैक्शंस होते हैं। ठीक है, अब जरा देखो यूनिलैटरल ट्रांसफर्स होते हैं। करंट अकाउंट में करंट अकाउंट रेफर्स टू एन अकाउंट which records all the transaction relating to exports and import of goods and services। कि आप कोई वस्तु को, गुड को इंपोर्ट करो या एक्सपोर्ट करो, या सर्विसेज को इंपोर्ट करो या एक्सपोर्ट करो, ये आपके करंट अकाउंट में शो करते हैं। जरा देखो, क्या इंपोर्ट हो रहा है, क्या इंपोर्ट हो रहा है, क्या एक्सपोर्ट हो रहा है, क्या एक्सपोर्ट हो रहा है, किसका? गुड्स का, सर्विसेज का, गुड्स का, सर्विसेज का। हाँ जी, हो रहा है सर, बिल्कुल हो रहा है। देखो ना, बिल्कुल हो रहा है सर, एकदम सही कह रहे थे आप, है ना। चलो जी, नेक्स्ट पॉइंट देखो। एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर्स ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यूनिलैटरल ट्रांसफर्स भी हो रहे हैं क्या सर? करंट अकाउंट है, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स भी हो रहे हैं। देखो, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स भी हो रहे हैं। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हो रहे हैं। यस और नो, हाँ या ना, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये बेटा करंट अकाउंट हो गया, सिंपल सी बात। मैंने चार्ट बताया आपको तो कैसे देखा आपने? करंट अकाउंट में आपने देखा क्या आपको विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स और उसके साथ साथ आपके यूनिलैटरल ट्रांसफर्स भी हो रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, आप आइएगा नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हमारे पास। नेक्स्ट पॉइंट में हमें दिखाता है कि भैया इसके मेन कंपोनेंट्स क्या है, उन्हीं चीज को डिस्क्राइब कर दो। जैसे मैंने आपको बताया, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ मर्चेंडाइजर, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स क्या होता है? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स क्या है? बैलेंस ऑफ दीज विजिबल एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स इज नोन एज बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब देखो मैंने क्या बोला, ये जो विजिबल चीजों के, सामान की आप जो है वो करते हो, एक्सपोर्ट करते हो या इंपोर्ट करते हो, उस चीज को बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाता है। देखो यहां पे क्या बोल रहे हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज नोन एज बैलेंस ऑफ ट्रेड। बताओ क्या समझ आया? ये जो है, ये जो पार्ट कह रहा है, ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट के ऊपर इसको मैं और दूसरे कलर से कर देता हूं, इसको लाल कलर से कर देता हूं, आपको समझ आ जाएगा। देखो ये आ गया, इसे बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज नोन एज बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्लियर है सबको, हाँ या ना? इसके नीचे अलग चीज है, इसके ऊपर ये बस एक्सपोर्ट कितना किया, इंपोर्ट कितना किया, इसी को बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जा रहा है। ठीक है, अब आइएगा नेक्स्ट पॉइंट पे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आइएगा, जरा देखिएगा। हाँ जी, अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करें या फिर इसको ट्रेड बैलेंस भी बोला जाता है, विजिबल आइटम्स की बात करें, जिसको इंपोर्ट करो या एक्सपोर्ट करो, सामान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की बात करें। फिर आता है इनविजिबल आइटम्स। इनविजिबल ट्रेड का मतलब क्या है? हम कुछ सर्विसेज मंगा रहे हैं या भेज रहे हैं, जैसे कि क्या, इट इंक्लूड्स अ लॉन्ग वेराइटी ऑफ नॉन फैक्टर। वो लॉन्ग वेराइटी ऑफ नॉन फैक्टर सर्विस है, नोन एज विजिबल आइटम। विजिबल आइटम के नाम से जानी जाती है, विजिबल आइटम के नाम से जानी जाती है लॉन्ग वेराइटी ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज। नॉन फैक्टर सर्विसेज मतलब क्या? सोल्ड एंड परचेज्ड बाय द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री टू और फ्रॉम, या तो इंडिया से बाहर भेज रहे हो या इंडिया से बाहर ला रहे हो, द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कि भैया या तो इंडिया के बाहर से सर्विसेज ले रहे हो या इंडिया के अंदर, इंडिया से बाहर सर्विसेज दे रहे हो, दोनों में कुछ अंतर हो, दोनों में ही आप ट्रांसफर कर सकते हो सर्विसेज का, मतलब एक्सपोर्ट या इंपोर्ट। जैसे कि सर्विसेज आर जनरली ऑफ थ्री काइंड्स, तीन तरह की सर्विसेज है बेटा। ये तो शिपमेंट, शिपमेंट मतलब लॉजिस्टिक्स, सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना, शिपमेंट की सर्विस होती है।
बैंकिंग सर्विस होती है, बैंक्स वगैरह से काफी आपको डील करना पड़ता है, फॉरेन के बैंक, इंडिया के बैंक, है ना। इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि देखो पैसे का आना जाना होगा तो बैंकों के साथ ही डील करना पड़ेगा ना आपको। इंश्योरेंस कंपनी मतलब क्या हो सकता है, वहां के किसी इंश्योरेंस पॉलिसी ली हो आपने, कोई बिजनेस के लिए, कोई इंडिविजुअल के लिए, किसी भी चीज के लिए, है ना, तो इंश्योरेंस भी ले सकते हो। तो ये हो गई सर्विसेज, इसमें आपको फिजिकल कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, सिर्फ एक सर्विस मिल रही है, मतलब जिसका कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, बस एक्सपीरियंस किया जा सकता है। पेमेंट्स फॉर दीज सर्विसेज एंड रिकॉर्ड कि जो पेमेंट ऑफ फॉर दीज सर्विसेज की जो इन सर्विसेज का जो आपका पेमेंट होता है या रिकॉर्ड होता है, उसे नेगेटिव साइड पे एंड रिसीट ऑन द पॉजिटिव साइड, कि मतलब आप जो है सर्विसेज को अगर पे कर रहे हो तो नेगेटिव एंड रिसीट ऑन द पॉजिटिव साइड, या तो नेगेटिव साइड या पॉजिटिव साइड पे आप प्रेजेंट करते हो। देखो ना, नेगेटिव पॉजिटिव क्या है, अगर सर्विसेज आप मंगा रहे हो बाहर से तो नेगेटिव साइड पे है, सर्विसेज दे रहे हो तो आपका पॉजिटिव साइड पे है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। समझ आया बेटा, ये विजिबल आइटम है, इनविजिबल आइटम है, और चार्ट में आपको यहां दिख जाएगा 1 और 2। ठीक है, अब आएंगे अपन यूनिलैटरल ट्रांसफर्स पे। यूनिलैटरल ट्रांसफर क्या बोल रहा है, मतलब यूनिलैटरल ट्रांसफर मतलब वन साइडेड है। कैसे है? वन साइडेड है, गिफ्ट वगैरह देना, है ना। क्या हो गया? यूनिलैटरल ट्रांसफर्स इंक्लूड गिफ्ट्स, डोनेशन। अच्छा, जैसे पाकिस्तान को डोनेशन मिली अराउंड 1 से 2 बिलियन डॉलर की बीच की, बिलियन डॉलर्स की, 1 से 2 बिलियन यूरोज या डॉलर्स की उसको डोनेशन मिला। डोनेशन मतलब वापस पे ऑफ नहीं करना है, डोनेशन मिला 1 या 2 बिलियन डॉलर की फ्रॉम फ्रांस और इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2-3 कंट्री और थे, ऐसे कंट्रीज ने, फ्रांस ने या इटली ने शायद, फ्रांस तो मुझे मालूम है, इटली का पता नहीं, लेकिन हाँ ऐसे ही कुछ 5-6-7-8 कंट्रीज ने मिलकर 1 बिलियन डॉलर डोनेट किए पाकिस्तान को, क्योंकि उसकी इकोनॉमी जो है, पाकिस्तान को क्योंकि उसकी इकोनॉमी जो है वो सफर कर रही थी, उनके पास पैसे नहीं थे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स के लिए, तो डोनेशन कर दिया। वन साइडेड बदले मांग थोड़ी रहे, गिफ्ट दे दिया, गिफ्ट कर दिया, डोनेशन दे दिया। पर्सनल रेमिटेंसेस एंड अदर वन वे ट्रांजैक्शन, कि या तो पर्सनल कोई गिफ्ट दे दो या फिर आप कुछ ऐसे डोनेशन कर दो, है ना, या फिर कोई वन वे ट्रांजैक्शन कर रहे हो, सिर्फ आप अपनी तरफ से कुछ दे रहे हो बदले में कुछ रिसीव करने के लिए नहीं, तो उसे वन वे ट्रांजैक्शन कहते हैं। इसे ही कहा जाता है यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, और यहाँ पे आपको ये यहाँ मिल जाएगा। यूनिलैटरल ट्रांसफर्स भी करंट अकाउंट का पार्ट होते हैं। सर उसके अलावा भी कुछ होता है, अपन ने यहाँ पे देखा ना, इनकम पे कर दिया, बाहर किसी रेंट पे रह रहे थे, या बाहर किसी से मतलब किसी को कुछ इंटरेस्ट पे करना हुआ तो हमने पेमेंट किया, आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ, है ना, और पेमेंट रिसीव हुआ तो इनफ्लो ऑफ कैश हुआ। तो ऐसे भी चीजें देखी गई हैं यहाँ पे। इनकम रिसीट्स एंड पेमेंट्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, इट इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट इनकम इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, रेंट या प्रॉफिट। हो सकता है ना कि किसी आपने ऐसी प्रॉपर्टी ले रखी हो बाहर, या किसी ऐसे कंट्री में कोई आपका कुछ भी प्रॉपर्टी हो, उसका रेंट आता हो, है ना, या आपने किसी और के बाहर कंट्री में कोई स्टॉक मार्केट में या कहीं भी पैसा लगाया हुआ है, मान लीजिए कुछ भी कर रहा हुआ है, इन्वेस्टमेंट किसी भी टाइप का, तो उससे हो सकता है ना कुछ ब्याज या प्रॉफिट मिले। तो बेटा क्या हुआ, वो आप इनकम कमा रहे हो तो इनफ्लो ऑफ कैश है। रेसिडेंट अगर बाहर की कंट्री से इनकम कमा रहा है तो इनफ्लो ऑफ कैश है, और बाहर इनकम दे रहा है मतलब पे कर रहा है तो वो क्या है, आउटफ्लो ऑफ कैश है। वो देखो यहाँ पे मिल जाएगा आपको, ये भी इनकम लाइक इनकम पेड और इनकम रिसीव्ड। इनकम रिसीव्ड आता है इनफ्लो में, इनकम पेड आता है आउटफ्लो में। ठीक है, मैं पूरे चार्ट के साथ समझाता हुआ चल रहा हूं आपको। अब चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट पे बेटा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हमारे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या बोलता है सर? कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड ऑल दोज ट्रांजैक्शन between residents of the country and the rest of the world which causes a change in the assets and the liability of the residents of a country or its government। वो बोल रहे हैं कि भैया या तो ऐसे कैपिटल अकाउंट के अंदर ऐसे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करे जाएंगे जो कि रेसिडेंट या उसकी गवर्नमेंट की, रेसिडेंट या फिर उनके रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में, उनके बीच में कोई चेंज लेके आए। चेंज इन व्हाट?
या तो एसेट बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, या लाइबिलिटी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, ऐसी कोई चीज हो उसे कैपिटल नेचर का अकाउंट बोलते हैं। कैपिटल क्या बोलता है बेटा, या तो एसेट बढ़ेगा या लाइबिलिटी कम होगी, या एसेट कम होगा लाइबिलिटी बढ़ेगी, ऐसे कोई नेचर का काम होना चाहिए। ठीक है, या तो गवर्नमेंट की हो या रेसिडेंट ऑफ कंट्री के साथ हो ये चीज। इट इज रिलेटेड टू क्लेम्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ फाइनेंशियल नेचर, या तो कुछ क्लेम ले रहे हो या फिर लाइबिलिटी ले रहे हो किसी फाइनेंशियल नेचर की। कैपिटल अकाउंट इज कंसर्न विद फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। कैपिटल जो अकाउंट होता है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेट किया जाता है, जैसे कि क्या, इन्वेस्टमेंट हो गया, है ना। सो इट डज नॉट हैव डायरेक्ट इफेक्ट, उसका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता ऑन इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंट्री, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं होता। ठीक है, एकदम डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं है, उसके थ्रू हो सकता है कि आपने इन्वेस्टमेंट किया, दैट इज डायरेक्ट इंपैक्ट, लेकिन इन्वेस्टमेंट से आपने फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया, वो थोड़ा इनडायरेक्ट इंपैक्ट आ जाता है, वो आपका पर्पस इतना ज्यादा नहीं होगा। फिर बोरोइंग्स एंड लेंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। अच्छा, आप या तो लोन ले रहे हो या लोन दे रहे हो, है ना, दो चीजें होती हैं। ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू बोरोइंग्स फ्रॉम द अब्रॉड बाय प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट, कि हम बाहर के गवर्नमेंट से पैसा मांग रहे हैं या उनके प्राइवेट सेक्टर से पैसा मांग रहे हैं उधार पे, उसे क्या बोला जा रहा है बेटा, बोरोइंग्स। बोरोइंग्स मतलब पैसा तो आ रहा है लेकिन लोन के माध्यम से। ऑल द ट्रांजेक्शन ऑफ लैंडिंग फ्रॉम अब्रॉड बाय प्रोवाइड टू प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट, या फिर यहाँ के लोग जो हैं, यहाँ की गवर्नमेंट लोन दे रही हो दूसरे सरकार को, दूसरे देश की सरकार को, या फिर आप जो है सेक्टर, कोई प्राइवेट सेक्टर को लोन दे रहे हो। मतलब अब सर पैसे लेने की जरूरत क्यों पड़ती है, जैसे कि अपन ने यहाँ पे बात करी थी ना लेंडिंग और बोरोइंग की। सर बोरोइंग की जरूरत क्यों पड़ती है, अरे पैसे की कमी हो गई होगी ना, इसलिए पैसा मांगना पड़ रहा है, और पैसा ज्यादा हो गया होगा तो लेंड कर देंगे, हाँ या ना, समझ आया। जैसे कि आपके यूनिलैटरल ट्रांजेक्शंस भी थे, अपने अपन पैसा दे रहे हैं ना, वैसी सेम चीज, बट यहाँ पे वापस चुकाना पड़ेगा, फर्क इतना होगा, वन साइडेड नहीं है। इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, इन्वेस्टमेंट्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, इन्वेस्टमेंट या तो कर रहे हो किसी और देश के अंदर या फिर किसी और देश से इन्वेस्टमेंट करवा रहे हो। इट इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से ये इन्वेस्टमेंट करवाते हैं इन शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनीज एंड रियल एस्टेट इन इंडिया। क्या बोल रहे हो, इन शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनीज एंड रियल एस्टेट इन इंडिया, रियल एस्टेट हो इंडिया के अंदर या इंडियन कंपनीज के शेयर्स की बात कर रहे हो, इंडियन कंपनी के शेयर की बात करो या फिर रियल एस्टेट कर रहे हो। इंडियन कंपनी के शेयर्स खरीदना मतलब ओनरशिप ले लेना, और रियल एस्टेट खरीदना इन इंडिया के अंदर मतलब प्रॉपर्टी खरीदने की बात कर रहे हो। इन्वेस्टमेंट्स बाय इंडियन रेसिडेंट्स इन शेयर्स ऑफ फॉरेन कंपनीज, रियल एस्टेट अब्रॉड, ये दोनों चीजें एक साथ ही बोली गई हैं। ये देखो, या तो इन्वेस्टमेंट आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कर रहे हो, मतलब इंडियन कंपनी बाहर जाके कर रही है, या बाहर की कंपनी इंडिया के अंदर आके कर रही है। ठीक है, ऐसे दो ट्रांजैक्शन, मतलब एक कंपनी बाहर जाके इन्वेस्टमेंट कर रही है, इंडियन कंपनी बाहर फॉरेन में कर रही है, और एक फॉरेन कंपनी इंडिया के अंदर करके आ रही है, उसे दोनों ही इन्वेस्टमेंट इंडिया में भी हो सकता है और इंडियंस भी इन्वेस्टमेंट बाहर कर सकते हैं। इसी चीज की बात यहाँ पर बोली गई है। फिर आते हैं दो तरह के अपने इन्वेस्टमेंट्स के अंदर, एक एफडीआई और एक एफआईआई। मैंने बोला था एफआईआई मतलब पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, इनको एफआईआई भी बोलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं बेटा एफआईआई, इन्हीं को एफआईआई भी बोला जाता है। ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई is it refers to purchases of an asset such that it gives direct control to the purchaser over the asset. For example, purchase of land and building. देखो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में होता है भाई डायरेक्ट जाके कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पे इंपैक्ट डालता है कि भैया कोई एसेट खरीद रहा है, सच दैट इट गिव्स डायरेक्ट कंट्रोल टू द परचेजर, कि वो पूरा डायरेक्ट कंट्रोल किसके पास हो जाता है, उस परचेजर के पास हो जाता है। जैसे कि गूगल ने एक कंपनी खोली तो उसकी जमीन भी खरीद ली, तो किसका अधिकार है उसके ऊपर, बेटा गूगल का ही अधिकार है, क्योंकि उसने खरीद लिया वो चीज। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, इट रेफर्स टू परचेज ऑफ एन एसेट such that it does not give any direct control over the asset of the purchaser। क्या होता है बेटा, यहाँ पे आपने मात्र कोई शेयर खरीदा होता है या फिर कोई आपने वो खरीदा होता है, कोई भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया होता है, मतलब हिस्सेदारी तो है लेकिन किस चीज की, शेयर्स की है, मात्र ओनरशिप है आपके पास। बेटा आप किसी जगह की जमीन नहीं हड़पोगे उनकी, है ना, हड़प नहीं सकते आप किसी की जमीन, आपने जमीन थोड़ी खरीदी, आपने क्या किया, किसी कंपनी में पैसा लगाया हुआ है।
ठीक है, उस चीज को बोल रहे हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात। क्लियर है, समझ आया? ये चाहो तो एक बार आप देख सकते हो। तो बेटा समझ आया। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट हमारा चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। मैंने बोला ना, या तो पैसा एडिशन करना पड़ेगा या विड्रॉ करना पड़ेगा। सर एडिशन क्यों करना पड़ता है? ज्यादा पैसा आ गया तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में डाल दो, या कम पैसा आया है तो फॉरेन एक्सचेंज से निकाल लो भाई, बाहर पेमेंट भी तो करनी पड़ेगी। सही बात है कि नहीं? चलो जी, अब यहां पे देखो क्या बोल रहे हैं। सो एनी विड्रॉल फ्रॉम द रिजर्व इज रिकॉर्डेड ऑन द पॉजिटिव क्रेडिट साइड। देखो विड्रॉल कहां हो रहा है, पॉजिटिव या क्रेडिट साइड? इधर आ जाओ, विड्रॉल कहां हो रहा है, पॉजिटिव या फिर क्रेडिट साइड? यही देखो इस साइड ही हो रहा है। सेम उल्टा क्या होगा, उल्टा बोल रहा होगा भैया एडिशन जो है टू दीज रिजर्व्स इज रिकॉर्डेड ऑन दी नेगेटिव या फिर डेबिट साइड। तो देखो आपका जो एडिशन है वो कहां हो रहा है, डेबिट साइड या नेगेटिव साइड? सेम चीज है। तो अपन क्या समझ पाए इस बात से? इस बात से समझ आए इट मस्ट बी नोटेड चेंज इन रिजर्व इज रिकॉर्डेड इन बीओपी अकाउंट, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट पे होता है, बट नॉट इन रिजर्व्स। क्या बोला था मैंने बोला था आपको कि रिकॉर्ड कहां होगा चेंज इन रिजर्व? चेंज इन रिजर्व बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड होता है, ना कि हमारे रिजर्व अकाउंट में। देखो कहां पे इनको अपन ने मेंशन किया, एडिशन और विड्रॉल को, और फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एंड टू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर इसको रिकॉर्ड किया है, ना कि हमने इसको रिजर्व में किया है। ठीक है, रिजर्व में इसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया। समझ आया? फिर आता है हमारे पास एक डिफरेंस, एक चार्ट डिफरेंस की करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में क्या डिफरेंस है। इन्फ्लुएंस ऑन द इकोनॉमी। बेटा करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस ब्रिंग अ चेंज इन द करंट लेवल ऑफ द कंट्रीज इनकम। कंट्रीज की इनकम पे काफी डायरेक्ट इंपैक्ट होता है बेटा, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात कर रहे हो ना। पैसा जितना इंपोर्ट करोगे, मतलब कि जितना सामान इंपोर्ट करोगे उतना पैसा देना पड़ेगा, और जितना एक्सपोर्ट करोगे उतना पैसा मिलेगा, तो डायरेक्ट इनकम में इफेक्ट करता है। कैपिटल ट्रांजैक्शन ब्रिंग अबाउट चेंज इन द कैपिटल स्टॉक ऑफ द कंट्री। बेटा कैपिटल स्टॉक क्या क्यों बात कर रहे हो? कैपिटल अकाउंट में अपना इन्वेस्टमेंट्स आते हैं, तो कैपिटल स्टॉक्स में आपके वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सर कैसे? देखो बेटा यहां पे एक चीज अपन को समझनी पड़ती है कि यहां पे सबसे बड़ा इंपैक्ट करती है हमारे बोल सकेंगे आप एफआईआई जो है वो अपनी क्या करे बेटा, कैपिटल मार्केट में पैसा लगाती है, कैपिटल मार्केट में पैसा लगाती है, हाँ या ना? अपन ने देखा था सिर्फ इन्वेस्ट कर रही है कैपिटल मार्केट के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर, और कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ पैसा लगा रहे। तो भैया क्या कर रहे हैं, ओनरशिप ले रहे हो आप, ओनरशिप ले रहे हो, या फिर कोई बिल्डिंग खड़ी कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो आप, कैपिटल स्टॉक नेचर में क्या कर रहे हो आप, चेंज लेके आ रहे हो। ठीक है, और यहां पे डायरेक्ट इनकम में फर्क हो रहा है, क्योंकि इंपोर्ट करोगे एक्सपोर्ट करोगे डायरेक्ट पैसा आएगा। कंसेप्ट क्या है, ये फ्लो है, इट इज अ फ्लो कंसेप्ट एज इट इंक्लूड्स ऑल द आइटम्स ऑफ फ्लो नेचर। ये कैसा है, फ्लो कंसेप्ट है, आप फ्लो नेचर के कंसेप्ट को वो करते हो, फ्लो नेचर के कंसेप्ट को आप इसमें इंक्लूड करते हो, लेकिन इट इज अ स्टॉक कंसेप्ट एज इट इंक्लूडेड ऑल द एक्सप्रेशन चेंज इन द स्टॉक। आप यहां पे स्टॉक कंसेप्ट की बात कर रहे हो, आज कितना इन्वेस्टमेंट है उसकी बात कर रहे हो, आज आपको देखना पड़ेगा कितना इन्वेस्ट किया गया है, कितना पैसा लेंड किया है, मतलब आप बोल रहे हो आज के, इसलिए इसको स्टॉक कंसेप्ट बोलते हो, इसको स्टॉक कंसेप्ट बोलते हो। आज के डेट पे कितना आपने खरीदा हुआ है, लैंड, प्रॉपर्टी, शेयर्स, ये सब बातें करता है हमारा कैपिटल नेचर की चीजें, ना कि करंट नेचर की चीजें। आता है नेक्स्ट पॉइंट, कंपोनेंट्स क्या है बेटा, सिंपल, इसके कंपोनेंट है करंट अकाउंट के अंदर आते हैं विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स और यूनिलैटरल ट्रांजैक्शंस के साथ इनकम रिसीट्स, कि भैया कितना पैसा हम बाहर देते हैं, कितनी इनकम हम बाहर से कमाते हैं, उस चीज की बात करें। लेकिन इसमें सब चीजें आती हैं, प्लस कैपिटल के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। देखो वापस आ रहा है, देखो ये सारी चीजें पूरी आती हैं, ये सारी चीजें पूरी आएंगी, उसके साथ साथ क्या आएगा, नहीं, सॉरी माय बैड, बैलेंस ऑफ पेमेंट में सारी चीजें आती हैं, ये मिला के दोनों चीजें आती हैं। पर इसमें क्या आता है, सिर्फ कैपिटल अकाउंट में इसमें आता है भैया बोरोइंग्स, लेंडिंग, कितना पैसा मांगा है और कितना पैसा दिया हुआ है लोन पे, दोनों चीजें। उसके साथ साथ कितना इन्वेस्टमेंट बाहर किया है और कितना इन्वेस्टमेंट बाहर से आया है, वो सारी चीजें, और कितना पैसा हमने रिजर्व में डाला है और कितना पैसा फॉरेन रिजर्व से हमने निकाला है, वो सारी चीजें हम इसके अंदर कंक्लूड करते हैं। और वही चीजें हमने यहाँ पे चार्ट पे दिखाई गई हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, यूनिलैटरल ट्रांजैक्शन, इनकम वगैरह, ये उसके अंदर आ गया। करंट अकाउंट के अंदर लेंडिंग एंड बोरोइंग,
इन्वेस्टमेंट्स अब्रॉड में और इंडिया के अंदर, उसके साथ साथ एडिशनल और विड्रॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, दोनों चीजें अपन यहाँ पे आ गई। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो, ठीक है। चलो आ जाइए। तो आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, जहां पे हम KG 1 to 12 सारी की सारी वीडियोस पढ़ाते हैं ऑल फॉर फ्री। तो CBSE इंग्लिश मीडियम हो, CBSE स्पोकन इंग्लिश पढ़नी हो, CUET पढ़ना हो, NTSC हो, ओलंपियाड जो CBSE हिंदी मीडियम ही क्यों ना हो, उसके लिए अपने पास हिंदी का अलग चैनल भी है, जाकर उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूपी, बिहार, MP बोर्ड, सारे बोर्ड्स में आपके पास वीडियो अवेलेबल है, आप जाकर कोई भी वीडियोस देख सकते हैं, एकदम सारी की सारी, क्योंकि निःशुल्क होती हैं। आप किसी भी तरह के लैपटॉप, किसी भी तरह के फ़ोन, किसी भी तरह के आपके iPad और लैपटॉप के ऊपर भी वीडियोस देख सकते हो, किसी मैग्नेट ब्रेन के यूट्यूब चैनल या वेबसाइट के ऊपर जाकर। सारी की सारी वीडियोस फ्री हैं, और आप चाहें तो नोट्स एंड बुक्स भी अवेल कर सकते हो बेटा, जो कि आपको काफ़ी बेनिफिट करती हैं आपके एग्जाम्स को स्कोर करने के लिए। ठीक है, तो आप चाहें तो उसका डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, जाइए प्रेस करें और इसको नोट्स को और बुक्स को अवेल कर सकते हैं। 100 में से 100 नंबर डाले हों या फिर 95+ % लाने हो, तो आप इसको अवेल करके, क्योंकि जो देखोगे, जिससे पढ़ोगे, वही लिख के आओगे, और हमारे सुपरविजन के साथ बनाई हुई चीज़ों में आपके नंबर कटने के चांसेस ना के बराबर हैं। ठीक है, और आप चाहे तो हमें दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हो, जो कि है यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी। थैंक यू सो मच गाइस।